जय श्री राम भाई सारे ने। जय श्री राम सर। देखो पिछली वीडियो में हमने जींद के बारे में कवर कराया था, तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं पानीपत शहर में। तो जो भी पानीपत से रिलेटेड चीजें हैं आज की इस वीडियो में हम वो सारी की सारी चीजें कवर करेंगे जो आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में आपके लिए मददगार सिद्ध होगी, यानी कि आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं पानीपत की स्थापना का। किसका भाई? पानीपत की स्थापना। तो पानीपत की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? पानीपत की स्थापना हुई थी भाई 1 नवंबर 1989 को, यानी कि 1989 को। क्लियर हो गया भाई? और ये किससे अलग होके बना था? ये अलग किया गया था भाई करनाल से। किससे? करनाल से। पानीपत पहले करनाल का एक हिस्सा था, लेकिन उसको बाद में करनाल से अलग करके कहां पे बना दिया? एक नया शहर दे दिया, एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया, एक नया जिला बना दिया, जिसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? पानीपत। क्लियर हो गया भाई? यस सर। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट हो रहा है, एक चीज और इसके साथ जुड़ी हुई है कि 1991 को इसको वापिस करनाल में जोड़ दिया गया था। पहले तो 1 नवंबर 1989 को इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया, करनाल से पानीपत बना दिया। लेकिन क्या किया गया? 1991 को इसको वापिस करनाल में जोड़ दिया गया और फिर इसको दोबारा 1/1/1992 को फिर करनाल से अलग कर दिया गया। यानी कि इसके यहाँ पे जो पानीपत बनने की स्थापना की जो तारीख है वो 2 तारीखें आ चुकी है। पहली आ चुकी है 1 नवंबर 1989 और दूसरी तारीख क्या है? दूसरी तारीख है 1/1/1992। ठीक है भाई, ये है दूसरी। तो 2 तारीख यहाँ पे इसके साथ जुड़ के आई है भाई। लेकिन मेनली इसकी सिर्फ पहले वाली तारीख रहेगी। अगर आपसे कहीं भी पूछा जा रहा है, कहीं पे प्रश्न में आ रहा है, तो आपको वहां पे क्या ऑप्शन टिक करना है? 1 नवंबर 1989, यही राइट है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि दूसरी बार कब इसको अलग किया गया, तो उस टाइम पे आपको 1/1/1992 का ऑप्शन चूज करना है। क्लियर हो गया भाई? यस सर। अगर हम इसके दूसरे नाम के बारे में बात करें कि इसके भाई और कितने नाम रखे गए हैं, तो पुराने टाइम के हिसाब से, यानी कि महाभारत के टाइम के हिसाब से इसका नाम रखा गया था पानप्रस्थ। क्या रखा गया था भाई? पानप्रस्थ। यानी कि अकॉर्डिंग टू महाभारत इसका नाम क्या रख दिया? पानप्रस्थ रख दिया। अच्छा, पानप्रस्थ का अगर हम एक अपोजिट शब्द ले ना, तो उसको हम यहाँ पे प्रणिपात, पानीपत प्रणिपात। अब प्रणिपात का मतलब पता है क्या होता है? प्रणिपात का मतलब होता है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में वीडियो शुरू करी तो हमने क्या बोला? जय श्री राम, नमस्कार करना, राम राम करना, जय श्री राम करना। जो हमारे ये क्या है, जो स्टार्टिंग के जो हम शब्द यूज करते हैं या किसी के लिए भी हम जो अभिवादन वर्ड यूज करते हैं, तो पुराने टाइम पे अभिवादन के टाइम पे वर्ड यूज किया जाता था प्रणिपात। ठीक है भाई, प्रणिपात। इसका मतलब क्या होता था कि भाई मैं आपके सामने आदर से झुक रहा हूं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं या फिर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो ये शब्द होता था भाई प्रणिपात। याद रखना इसको भी। ठीक है भाई? तो महाभारत के टाइम पे इसका नाम क्या रखा गया भाई? पानप्रस्थ। क्लियर हो गया? क्या रखा गया? पानप्रस्थ। और जो दूसरा इसका नाम रखा गया है भाई, वो इसको बोलते हैं हम बुनकरों की नगरी या बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर। अच्छा, बुनकरों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि करनाल, जो करनाल का हिस्सा, इस तरफ का जो पानीपत का हिस्सा आया, जो करनाल से निकल के 2 हिस्से बन गए, एक करनाल बन गया, एक पानीपत का बन गया। जो ये पानीपत का इस तरफ वाला हिस्सा बना है भाई, इसमें ज्यादातर हैंडलूम, कंबल बनाना, यानी कि वस्त्र के नाम से, यानी कि कपड़ा उद्योग, कपड़ों के कारखाने हैं, बुनकरों के कारखाने हैं। और बुनकरों यहाँ पे दोनों तरीके का काम करते हैं, मशीनों के साथ भी और हाथों के साथ भी। उसको बोलते हैं हैंडलूम और पावरलूम। ठीक है भाई? हैंडलूम का मतलब होता है हथकरघा, यानी कि हाथों के द्वारा मशीन ने चलाना, हाथों के द्वारा कपड़ों को तैयार करना। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो कंबल देश विदेश में जाते हैं, आर्मी के पास भी जाते हैं, और हम सबसे ज्यादा जो कंबल यहाँ पे यूज करते हैं वो सारे के सारे पानीपत शहर से ही आते हैं। जिसमें मेनली कंबल हो गए, रजाई गद्दे वगैरह हो गए, तौलिए वगैरह हो गए। ये ऐसे चीजें होते हैं जो सर्दियों में हम कपड़े यूज करते हैं ना, ज्यादातर कपड़े, वो सारे के सारे पानीपत के ही तरफ से बन के आते हैं, या पानीपत से ही में बनते हैं, या पानीपत में वो तैयार होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर कहा जाता है। एक वर्ड आता है यहाँ पे भाई, पेट्रोकेमिकल्स। क्या आता है भाई? पेट्रोकेमिकल्स। ये भी इसका नाम रख रखा है यहाँ पे। क्या रख रखा है? पेट्रोकेमिकल्स।
पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा, पेट्रोकेमिकल्स जो इसका नाम ये पड़ा है भाई, ये पड़ा है रिफाइनरी के कारण। आपको पता ही होगा कि पानीपत में क्या है, अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी है भाई अपने एरिया की। और अगर हम यही बात करें तो पूरे एशिया की सेकंड नंबर पे रिफाइनरी है अपनी जो पानीपत में है। यानी कि जो बड़े लेवल पे हम देखते हैं ना, बड़े लेवल पे बात करते हैं, तो पानीपत की जो रिफाइनरी है वो पूरे एशिया के सेकंड नंबर पे आती है। यानी इतनी बढ़िया है, भारत की तो फिर पहली होगी सबसे बड़ी। क्लियर हो गया? तो सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है, वस्त्र वगैरह, कपड़े वगैरह, मोटे कंबल वगैरह बनते हैं, इसलिए बुनकरों का शहर भी है। और पुराने महाभारत के टाइम पे इसका नाम क्या रख दिया गया? पानप्रस्थ इसका नाम पड़ा। क्लियर हो गया भाई? यस सर। आगे समझ में? यस सर। अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मेन मुख्यालय कहाँ पे है? पानीपत में ही है भाई। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? पानीपत में। इसका मेन मुख्यालय भी पानीपत में है। अगर हम इसके खंड वगैरह की बात करते हैं, क्या करते हैं हम? इसके खंड वगैरह की बात करते हैं, तो इसके जो खंड आते हैं भाई, इसमें खंड में आप खंड लगा लो या फिर आप तहसील बोल सकते हो, तो उसमें आते हैं पानीपत, समालखा, इसराना, भपोली और मतलोडा। यानी कि खंड, या फिर आप वैसे लग दो इसको, क्या कर दो? तहसील। तो इसमें जो तहसीलें आती है कौन कौन सी आती है भाई? सबसे पहले तो पानीपत ही होगी खुद की, उसके बाद इसराना होगी भाई, उसके बाद भापोली होगी भाई, फिर भाई मतलोडा हो गया, और लास्ट आ गया समालखा। ये इसकी क्या है भाई? ये इसकी तहसील है भाई। क्लियर हो गया? जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट जींद में आती है ना तहसील सफीदो, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पानीपत की जो तहसीलें हैं ये उसके बारे में है। तो कितनी तहसीलें हैं भाई? 5 तहसीलें हैं भाई। कितनी तहसील है? 5 तहसीलें हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? शायद एक और है। नहीं, सनोली को इतने अभी तक ऑप्शन में दिया नहीं है इतना, लेकिन हाँ सनोली है, लेकिन हम उसको उप तहसील भी मानते हैं। और एक मतलोडा है, उसको भी अभी तक उप तहसील ही कहते हैं, प्रॉपर तहसील नहीं है, मतलब एक तरीके से। लेकिन हाँ, अभी के टाइम के हिसाब से वो तहसीलें बन चुकी है। ये जो आप देख रहे हो अभी, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी पिछली जनगणना के हिसाब से, और जो पिछली कैलकुलेटिंग सिस्टम है ना, उनके हिसाब से आती है। उसका क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, ठीक है, उसका भाई सेक्स रेशो हो गया यानी कि लिंग अनुपात हो गया, और प्लस में कितनी साक्षरता दर है वो होगी, प्लस में कितनी जनसंख्या है, कितने आदमी है, कितने पुरुष है, वो सारा का सारा क्या होता है? पिछली जनगणना का होता है। अगर हमें इसके बारे में सीखना है तो जैसे नहीं, अभी आपने सुना ही होगा कि अभी कुछ टाइम बाद जनगणना शुरू होगी, तो उसके बाद में क्या होगा? फिर इसकी सारी की सारी चीजें कम या ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है साक्षरता दर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, हो सकता है भाई आदमियों की संख्या कम हो जाए, महिलाओं की ज्यादा हो जाए। क्लियर होया? यस सर। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। ठीक है भाई, एक तरीके से जनरेशन ही मान के चलो आप इसको, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे पुरानी पीढ़ी में कम पढ़े लिखे थे, आज की पीढ़ी में हर कोई 8वीं तो हर कोई पढ़ रहा है। क्यों? सरकार खुद फ्री में पढ़ा रही है। तो इसलिए आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी वो क्या है भाई? वो अपने आप में शिक्षित तो होगी भाई, पढ़ाई लिखाई तो होगी। और ये लेवल बनाया जाता है, मान के चलो हमने बना दिया कि भाई हम शिक्षित या फिर शिक्षित या फिर साक्षर, हम उन इंसानों को कहेंगे जो कम से कम 8वीं पढ़ रहा हो। तो आज के टाइम पे हर कोई 8वीं तो पढ़ ही रहा है, तो एज अ एवरेज साक्षरता दर 100% हो जाएगी इस जनगणना में। क्लियर होया? यस। लेकिन अगर वो कहे 12वीं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि 12वीं तक पढ़ा कौन है। अगर वो कहे कि ग्रेजुएशन के ऊपर वालों को हम ये मान लेंगे कि वो पढ़ा लिखा है, तो फिर ग्रेजुएशन के ऊपर। क्लियर होया? तो इस तरह से होती है, ये याद रखना। क्लियर हो गया? यस सर। आ गया भाई समझ में? Yes, तो इसकी sir. ये तहसील है। उसके बाद आता है भाई इसका ऑप्शन अक्षेत्रफल का। किसका आता है भाई? क्षेत्रफल। अक्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है भाई 1268 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? अच्छा, अपने जींद का कितना था? 2702। यानी कि पानीपत से बड़ा है अपना जींद। किसकी दृष्टि से? अक्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर हो गया? यानी अक्षेत्रफल से हिसाब से हमारा जो जींद है वो पानीपत से बड़ा है, ये याद रखना। क्लियर हो गया भाई? यस सर। आगे समझ में? यस सर। गुड। अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें हम? विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा अगर क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सीटें हैं, पहली होती है भाई पानीपत शहरी। क्या है भाई? पानीपत शहरी। फिर आता है भाई पानीपत ग्रामीण,
यहाँ पे पानीपत को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया भाई। पहले तो कितने में? 2 टुकड़ों में। पहले टुकड़ों को हम बोलते हैं, जो पहले इसका पार्टीशन है, पहले इसका टुकड़ा है, वो है पानीपत का ग्रामीण एरिया और दूसरा है पानीपत का शहरी एरिया। क्लियर हो गया? यस सर। 2 तो ये है और 2 क्या है? इसराना और समालखा। क्या है भाई? इसराना और समालखा। इसराना और समालखा 2 ये है। तो विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे टोटल कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं भाई। एक सीट होती है पानीपत शहरी के लिए, एक सीट के लाइन में है पानीपत ग्रामीण का ऑप्शन, और दूसरी जगह पे क्या है भाई? इसराना और समालखा। क्लियर हो गया? यस सर। इसमें विधानसभा क्षेत्र की सीटें कौन कौन सी? पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा, ये 4 सीटें है भाई। क्लियर हो गया? अगर हम यहाँ पे लोकसभा सीट की बात करें तो ये लोकसभा में करनाल के साथ ही कनेक्ट है भाई, ये याद रखना। क्लियर हो गया? यानी कि पानीपत को किसके साथ जोड़ रखा है? पानीपत को करनाल के साथ ही जोड़ रखा है, ये याद रखना। क्लियर हो गया भाई? आगे भाई बढ़िया तरीके समझ में। अगर हम जनसंख्या की बात करें यहाँ पे कि भाई पानीपत की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या कितनी है पानीपत की? पानीपत की जनसंख्या है भाई 12 लाख के आसपास। कितनी है भाई? 12 लाख के आसपास। यानी कि पानीपत की जो जनसंख्या है वो है भाई लगभग 12 लाख, अप्रोक्स बोलते हैं इसको। यानी कि भाई अब जैसे ही नई जनगणना होगी अब ये दोबारा, तो हो सकता है ये 12 लाख से 15 लाख भी हो जाए और हो सकता है 12 लाख से कम भी हो जाए। कम होने के चांस वैसे कम ही रहते हैं, ज्यादा ही होगी, ये याद रखना कि ये 12 लाख से 15 लाख हो सकती है। क्लियर हो गया? यस सर। अगर हम इसमें पुरुष और महिला की बात करें, किसकी भाई? पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी है, तो बताओ पुरुष और महिला की कितनी है भाई? तो यहाँ पे पुरुष की जो जनसंख्या है वो है भाई लगभग 6.5 लाख के आसपास। कितनी है? 6.5 लाख के आसपास। भाई जो पुरुष की संख्या है वो है 6.5 लाख के आसपास, और जो महिला की संख्या है वो कितनी है? वो 5.5 लाख के आसपास है। अप्रोक्स ही होता है भाई हमेशा। हो सकता है कि ये भाई ये 6,60,000 हो, ये 5,40,000 हो, लेकिन एवरेज हम इसको क्या मानते हैं कि ये 6.5 लाख के आसपास है पुरुष, और महिला कितनी है? 5.5 लाख। अगर हम यहाँ पे सेक्स रेशो यानी के लिंग अनुपात, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? सेक्स रेशो बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे लिंग अनुपात की बात करें तो कितना है? लिंग अनुपात है भाई 939 पर 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 939 महिलाएं। क्लियर हो गया? यानी कि मेल की संख्या अगर हम 1000 मानते हैं तो महिलाएं उनमें से 939 है, 940 है, ये मान लो, यानी कि लगभग 50-60 कम ही है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को हम बोलते हैं लिंग अनुपात। क्लियर हो गया? यस सर। अभी जो इसमें है एक पॉइंट वो है भाई साक्षरता दर। क्या है? साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है भाई इसकी? इसकी साक्षरता दर है भाई 75%। क्लियर हो गया? यस सर। अब वही मैंने साक्षरता दर बताया था कि भाई पढ़े लिखे की संख्या कितनी है, तो 75%, यानी कि 100 में से 75 इंसान ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से, यानी कि पिछली जनगणना के हिसाब से पढ़े लिखे हैं। क्लियर हो गया? यस सर। आगे भी समझ में? यस सर। अगर हम यहाँ पे गांव की बात करें, किसकी बात करें? गांव की। तो पानीपत में टोटल कितने गांव है भाई? 191। पानीपत में गांव है भाई 191। 191 इसमें भाई विलेजेस है पानीपत के अंदर। क्लियर हो गया? यस सर। और हमारे जींद में कितने थे? जींद में थे 306 गांव। कितने थे भाई? 306 गांव। यानी कि जिस हिसाब से हमारा जींद क्षेत्रफल में बड़ा है, उसी हिसाब से हमारे जींद के अंदर गांव की संख्या भी इससे काफी ज्यादा है। क्लियर हो गया? यस सर। लगभग आप ये बोल सकते हो कि डबल के करीब है। वैसे डबल है नहीं है, लेकिन हाँ डबल के करीब आप इसको क्या कर सकते हो? बोल सकते हो, कह सकते हो। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, किसकी बात करें हम यहाँ पे? अगर हम बात करें कि भाई नेशनल हाईवे कितने हैं, तो नेशनल हाईवे कितने हैं पानीपत के अंदर? कितने हैं? 44,709। यानी कि आप एक बार सोच के देखो, क्षेत्रफल बहुत ही कम 1268, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितने हैं? 709। कितने? 44,709। टोटल हाईवे कितने हैं भाई? 44,709। ये है नेशनल हाईवे जो पानीपत के अंदर से निकले हुए हैं। 44,709 सड़कें मान के चलो आप कि भाई 44,709 सड़कें पानीपत को टच करके निकलती है, पानीपत के अंदर से निकलती है। तो इतनी सड़कें
पानीपत के अंदर से निकलती है, जो अपने आप में नेशनल हाईवे है। क्या है? नेशनल हाईवे। अच्छा, एक नेशनल हाईवे का मतलब होता है NH-1। इसका पूरा नाम होता है भाई नेशनल हाईवे नंबर 1। क्या होता है भाई? NH। NH की पूरा नाम होता है नेशनल हाईवे। क्या होता है भाई? नेशनल हाईवे। क्लियर हो गया? और इसको बोलते हैं राष्ट्रीय मार्ग, यानी कि जो पूरे क्या है हमारे हरियाणा को किसी दूसरी स्टेट के साथ कनेक्टिविटी देता है वो। तो नेशनल हाईवे 44,709 है, लेकिन जो नेशनल हाईवे 1 है, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1 है, वो पानीपत में 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक? 10 किलोमीटर तक। यानी कि जो नेशनल हाईवे हमारा नेशनल हाईवे 1 है, वो नेशनल हाईवे 10 किलोमीटर तक पानीपत के अंदर से है, यानी कि कनेक्टेड है पानीपत से। कितने किलोमीटर तक? 10 किलोमीटर तक। तो ये पर्सन हो सकता है कि आ जाए। तो ये पॉइंट एक खास पॉइंट है भाई कि नेशनल हाईवे जो फर्स्ट है वो पानीपत में कितने किलोमीटर तक है। तो वो कितने किलोमीटर तक है भाई? 10 किलोमीटर तक का है। क्लियर हो गया भाई यहां तक का? यस सर। कोई पॉइंट समझ में ना आए तो पूछ लेना। क्लियर हो गया? यस सर। शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे प्रमुख उद्योग क्या है? क्या है भाई? प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग कि भाई बिजनेस लाइन वगैरह में क्या हम काम यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसका नाम क्या दे रखा है भाई यहाँ पे? प्रमुख उद्योग, यानी कि प्रमुख कारखाने या उद्योग या फिर बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह कितनी फैली हुई है। तो पानीपत के जो प्रमुख उद्योग है भाई, यहाँ पे प्रमुख उद्योग है, बिजनेस है, वो भाई मेन तो पानीपत का जो सेकंड नाम था क्या था? बुनकरों का शहर। यानी कि भाई पहला जो उद्योग बना हुआ है वो किससे बना हुआ है भाई? वो बना है भाई बुनकरों से, यानी कि बुनकरों का शहर है भाई। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसमें भाई कंबल या मोटे कपड़े, तौलिए वगैरह वो सब कुछ बनते हैं। कंपनी लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है। क्लियर हो गया भाई? और पानीपत में जो भी यहाँ पे हैंडलूम और पावरलूम होते हैं, यानी कि हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं और मशीनों के द्वारा भी, दो तरीके से बनते हैं भाई। वहां पे हमें हाथों से बनाए गए कपड़े भी मिलते हैं और मशीनों के साथ तैयार किए गए वो भी मिलते हैं। हैंडलूम को हिंदी में बोलते हैं भाई हथकरघा। क्या बोलते हैं? हथकरघा। यानी कि भाई सिंपल सी लाइन में एक ऐसी मशीन जिसको हाथ से चलाया गया या हाथ से यूज में आए। क्लियर हो गया? मैनुअली एक होता है ऑटोमेटिकली, एक होता है मैनुअली। मैनुअली का मतलब जिसको हम अपने हाथों से बना रहे हैं, और ऑटोमेटिकली का मतलब बटन दबाए और कपड़े तैयार। क्लियर हो गया? यस सर। तो यहाँ के जो कंबल वगैरह होते हैं भाई वो आर्मी में भी जाते हैं, यानी कि यहाँ से जो कंबल वगैरह है वो बनाने के बाद आर्मी में भी जाते हैं। 75% तक जो भी कंबल आर्मी में यूज में आते हैं, जो हम ड्यूटी पे जाता है कोई भी बंदा, उसको कपड़े वगैरह मिलते हैं ना आर्मी की तरफ से, तो याद रखना वो जो भी कंबल उनको मिल रहे हैं उनमें से 75% तक कंबल पानीपत से ही जाते हैं। क्लियर हो गया? पानीपत का कंबल सिर्फ हरियाणा में या फिर इंडिया में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी सप्लाई होता है भाई। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कंबल के नाम से पानीपत ही है भाई, इसलिए पानीपत को नाम क्या दे रखा है भाई? बुनकरों का शहर। क्लियर हो गया? यस सर। आगे भाई समझ में? यस सर। और दूसरा है भाई यहाँ पे बिजली उत्पादन, यानी कि पावर हाउस, जिसको हम बोलते हैं थर्मल प्लांट। क्या बोलते हैं भाई? थर्मल प्लांट। हम उसको बोलते हैं भाई थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट भी आपको पता है पानीपत में भाई सीमा पर ही है, पानीपत के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है पानीपत के अंदर थर्मल प्लांट, जो कि बिजली निर्माण करता है। क्या करता है वो? बिजली बनाता है। और किससे? पानी वगैरह से, भाप वगैरह से, या भाप संयंत्र भी आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये क्या करता है? पानी वगैरह से, भाप वगैरह की सहायता से क्या करता है? बिजली का उत्पादन करता है। तो याद रखना यहाँ पे पहला कौन सा आ गया प्रमुख उद्योग में? बुनकरों का शहर। और दूसरा क्या आ गया भाई? दूसरा आ गया भाई थर्मल प्लांट, जो कि पानीपत में है। क्लियर हो गया? दो चीज समझ में आ गई? यस सर। और एक और चीज आपको जो इसमें याद रखनी है, वो याद रखनी है आपको कपड़ों का रिसाइकल। क्या याद रखना है यहाँ पे? कपड़ों का रिसाइकल। पानीपत ही एक अपने एरिया का लगा लो या फिर भारत का लगा लो, पानीपत ही एक ऐसा शहर है भाई जहां पे ऐसी ऐसी मशीनें लगाई गई है जो खराब कपड़ों को, किसको? खराब कपड़ों को नए कपड़ों में बदलती है, या उससे नए रेसे नए धागे बनाती है, जिससे नए कपड़े बनते हैं। क्लियर हो गया? अपने गांव में कई बार आते हैं ना वो पुराने कपड़े खरीदने वाले, तो याद रखना वो पुराना जितना भी कपड़ा गांव से इकट्ठा होता है वो सारा का सारा कंपनी में जाता है, पानीपत फैक्ट्रियों में जाता है, और वहां पे उससे क्या किया जाता है? रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या होता है?
पुनः चक्कर, या फिर उसका पुनः निर्माण करना। एक बार बन गई वो खराब हो गई, उसको दोबारा क्या करना, ठीक करके फिर वापस बेचना, यानी उसको नया करके वापस बेचना। तो ये काम पानीपत में ही होता है भाई, याद रखना, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया भाई? यस सर। एक मैंने शब्द लिखवाया था पेट्रोकेमिकल्स। क्या लिखवाया था भाई? पेट्रोकेमिकल्स। तीसरे नंबर पे है रिफाइनरी, उसको हम रिफाइनरी भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं हम? रिफाइनरी बोलते हैं हम उसको भैया, पेट्रोकेमिकल्स लगा लो। अब वो क्या करती है, वो यहाँ पे जो हमारी रिफाइनरी है वो बेंजीन नाम का केमिकल बनाती है। क्या बनाती है? बेंजीन। और उसका क्या किया जाता है भाई, जो डिटर्जेंट पाउडर आप यूज करते हैं उनमें, जो हम केमिकल खेतों वगैरह में डालते हैं ना, पेस्टिसाइड्स डालते हैं या फिर कीटनाशक बोलते हैं हम जिनको, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं हम खेतों में, वो सब कुछ इससे बनता है। प्लस में नाइनोल वगैरह, ठीक है भाई, प्लास्टिक वगैरह, रेजिन वगैरह, पॉलिएस्टर वगैरह में सारी की सारी चीजें ही किससे बनती है भाई? बेंजीन से बनती है। यानी कि रिफाइनरी जो पानीपत की है वो याद रखना, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पूरे एशिया की सेकंड नंबर पे रिफाइनरी है हमारी जो ये सब काम करती है। क्लियर हो गया? मेनली पानीपत का उद्योग ये तीन ही है भाई, इनसे तीन से ही ज्यादातर उद्योग फैले हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ बुनकरों का शहर बन गया है, यानी कि वस्त्र उद्योग बन गया, यहाँ पे कपड़े वगैरह जो तैयार हो रहे हैं, कंबल वगैरह तैयार हो रहे हैं, उन्होंने ही पूरी मार्केट पे कब्जा कर रखा है। क्लियर हो गया? यानी कि कंबल ही पूरे नहीं होते उनके बनाने, तो दूसरा बिजनेस तो तब जुड़े जब पहला बिजनेस कंप्लीट हो। तो एक अकेला ये बिजनेस ही पूरी पानीपत में तरह तरह के बिजनेस दे रहा है, रोजगार दे रहा है, छोटे मोटे दुकानदार दे रहा है, उन सबका काम ही किससे चल रहा है? कपड़ों से चल रहा है भाई, ये याद रखना। क्लियर हो गया? यस सर। यहां तक का समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, पानीपत इसलिए तो फेमस है कि वहां पे भाई कंबल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कंबल वगैरह मिलते हैं। कंबल की वजह से तो पानीपत फेमस हो चुका है भाई। लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से पानीपत आज से भी बहुत पहले फेमस हो चुका है, वो है भाई पानीपत में हुए युद्ध। क्या हुए पानीपत में? जो युद्ध हुए हैं, जो जंगे हुई है पानीपत में, उनके कारण क्या है भाई, पानीपत बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। क्लियर है? अब जींद की वीडियो में मैंने बताया था, हरियाणा की जब स्टार्टिंग वीडियो करी उसमें भी बताया था कि भाई युद्ध के लिए तो हरियाणा बेस्ट, तो भाई हरियाणा में एग्रेसिव तो होना जरूरी है। क्लियर हो गया नहीं? तो भाई युद्ध के लिए तो पानीपत भी नहीं छोड़ा। अब हम अगर बात करें तराइन के युद्ध की, तराइन का युद्ध भी पानीपत में ही हुआ था। क्यों? पानीपत उस टाइम पे करनाल का हिस्सा था, पानीपत करनाल एक ही हुए ना। तो सबसे ज्यादा अगर हम प्राचीन चीज उठाए, वो भी महाभारत से लगा के आज तक जो भी खतरनाक युद्ध हुए हैं, दंगे हुए, फसाद हुए हैं, ज्यादातर उनमें हरियाणा इन्वॉल्व है। क्या है भाई? हरियाणा इन्वॉल्व है। तो पानीपत में जो फेमस युद्ध हुए ना भाई, वो तीन हुए। कितने हुए? वो तीन हुए भाई, जो उसके फेमस युद्ध है। कितने? तीन। अच्छा, पहला युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। कब हुआ भाई पहला युद्ध? 1526 में। और उसकी एग्जैक्ट डेट है 21 अप्रैल 1526। कब हुआ भाई? 21 अप्रैल 1526। वो हुआ भाई 21 अप्रैल 1526। क्लियर हो गया? किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ भाई वो? एक तरफ तो था भाई बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके बीच हुआ भाई क्या हुआ? पहला युद्ध। यानी कि प्रथम जो यहाँ पे पानीपत का युद्ध लड़ा गया, वो लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्लियर हो गया भाई? जिसमें जीत किसकी हुई? जिसमें बाबर की जीत हो गई और इब्राहिम लोदी हार गए। क्लियर हो गया भाई? पहला युद्ध यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो भाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें किसकी जीत हो गई भाई? बाबर की जीत हो गई। और याद रखना 1526 ईस्वी में जब बाबर ने युद्ध जीत लिया था ना, तभी भारत के ऊपर मुगल सल्तनत का राज्य होना शुरू हुआ था। ये याद रखना। क्लियर हो गया? जैसे ही इब्राहिम लोदी हार गया इस युद्ध में, इब्राहिम लोदी क्या हो गया? हार गया भाई यहाँ पे। उसी टाइम पे तो याद रखना कि भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो चुकी थी, मुगल राज्य बनना शुरू हो चुका था। क्लियर हो गया? आगे भी समझ में बढ़िया दरिया। तो ये याद रखना है आपको कि भाई सिंपल सी लाइन में जैसे ही बाबर की जीत हुई तो भारत के ऊपर मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी।
क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़िए तो ये समझ में। यस सर। गुड। सेकंड युद्ध कब हुआ भाई? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। भाई दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ? अकबर और बैरम खां के बीच। भाई ये युद्ध हुआ अकबर और किसके बीच? बैरम खां के बीच। बैरम खां के बीच। बैरम खां के बीच हुआ? नहीं, गलत है। याद रखना, अकबर का सेनापति था बैरम खान। वो था हेमचंद या हेमू। उसको हम बोलते हैं हेमचंद विक्रमादित्य। क्लियर हो गया? यस सर। देखो दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जो कि हुआ था अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? हेमू के बीच। उसको हेमू बोल लिया करते, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? हेमचंद विक्रमादित्य। ये याद रखना। किसके बीच हुआ था भाई? वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। लेकिन जो बैरम खां था, बैरम खां अकबर की तरफ से युद्ध करने आया था। कौन आया था? बैरम खां, या फिर खान बोल लो, बैरम खान या बैरम खां। तो बैरम खां जो है वो क्या हुआ था भाई? उसके सेनापति बन के आया था युद्ध करने। किसका सेनापति? अकबर का। क्लियर हो गया? और इसमें जीत किसकी हुई? और इसमें भाई अकबर जीत गया था, यानी कि बैरम खां विजय करवा गया था अकबर की। अकबर को जिता के ले गया था बैरम खां। क्लियर हो गया? तो बैरम खां और अकबर अलग अलग नहीं है भाई। बैरम खां के जो था वो अकबर का सेनापति था, यानी कि अकबर खुद युद्ध करने ना आया कि भाई उन्होंने क्या कर दिया भाई, अपनी सेना आगे भेज दी। तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका लीडर कौन था? उसका लीडर था बैरम खां। क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़ी जाती है समझ में। और उसका जो सामना हुआ था वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था हेमचंद विक्रमादित्य के बीच, यानी कि फिर किसके बीच? हेमू के बीच। हेमू उसका निकनेम था, जैसे आजकल हम रख लेते हैं ना, ऐसे। और याद रखना, जब अकबर जीत गया था ना, तो पूरे के पूरे भारतवर्ष पर, यानी कि पूरे के पूरे संपूर्ण भारत पर मुगलों का शासन बिल्कुल टॉप का हो चुका था। कंप्लीटली सेटअप आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीटली जीत हो चुकी थी भाई। क्लियर हो गया? यस सर। और जो तीसरा युद्ध हुआ वो तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ भाई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अच्छा, और कब हुआ? 1761 में। देखो जो तीसरा युद्ध था भाई वो हुआ था 14 जनवरी। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। क्लियर हो गया भाई? यस सर। और ये किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली। ये हुआ था भाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और मराठों में कौन था भाई उस टाइम पे उनका लीडर? उस टाइम पे उनका लीडर था सदाशिव। कौन था भाई? सदाशिव राव भाऊ। क्या था भाई? सदाशिव राव भाऊ। अच्छा, जो उस साइड के मराठा साइड के जो बंदे हैं ना, भाऊ का मतलब भाई होता है एक तरीके से, ये भी याद रखना। तो उस टाइम पे जो उनका क्या था, लीडर था, वो था भाई सदाशिव राव भाऊ। ठीक है भाई? आपको याद नहीं रहता तो आप याद रख लेना सदाशिव राव। क्लियर हो गया भाई? यस सर। भाई जो तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का वो हुआ भाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ। जो अहमद शाह अब्दाली था वो कौन था भाई? वो अफगानी था, यानी कि अफगानिस्तान जिसको हम आज के टाइम पे बोलते थे, वो अफगान की साइड का था। क्लियर हो गया? और वो युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हो गई थी भाई? जीत हो गई। क्लियर हो गया? यस सर। और यहाँ पे इस युद्ध में जो मराठा का साम्राज्य था, जो मराठा थे भाई, उनकी बहुत बड़ी हार हुई थी, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा हानि भी किसको हुई थी? मराठों को हुई थी। क्लियर हो गया? लेकिन मराठों ने कुछ टाइम बाद अपनी एनर्जी को, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपने भाई आदमियों को दोबारा इकट्ठा करके फिर वापस युद्ध कर दिया था, जिसमें जो अहमद शाह के अब्दाली के जो यहाँ पे भाई उसके बंदे थे, यानी कि उसके भाई क्या बोल सकते हो आप कि भाई जिस तरह से इसका बैरम खां सेनापति वगैरह था ना, इस तरह से अहमद शाह अब्दाली युद्ध करने के बाद अफगानिस्तान चला गया था जीत के। ये याद रखना, ये भारत नहीं रुका था, लेकिन ये अपने पिट्ठू छोड़ गया था भाई भारत में। सीधी बात, ऐसे समझो।
कि भाई ये मैंने हिस्सा जीता, ये तेरा, ये हिस्सा मैंने जीता, ये तेरा। उनको दे गया कि भाई मैं राज कर जाऊं ऊपर बैठ के, तुम भाई अपने नीचे। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम एवरेज मान ले ना, जैसे हर स्टेट का, हर राज्य का एक एक सीएम है, लेकिन उन सीएम के ऊपर पीएम और प्राइम मिनिस्टर वगैरह। क्लियर होया? यस सर। आया समझ में? यस तो इस तरह से उसने क्या कह दिया कि भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन तू यहाँ का राजा बनकर रह लो। क्लियर होया अच्छे से? यस सर। उसके बाद क्या हुआ, जो भाई वहां पे मराठों की हार हुई थी, मराठों ने इसको दोबारा आक्रमण किया था भाई उन्हीं सब जगह पर जहां जहां पे इसके अब्दाली के पिट्ठू थे। सीधी बात ऐसे समझ लो। और वापिस जीत भी लिए थे मराठों ने, ये याद रखना। लेकिन उस टाइम पे कब, 1761 में मराठों की बहुत तगड़ी हार हुई थी और उनको बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा था। क्लियर हो गया भाई? यस सर। ऐसे याद रखने हैं भाई ये तीन युद्ध। देखो 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, 14 जनवरी 1761। अगर डेट याद नहीं रहती तो कम से कम साल याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखना इन प्रश्नों में से जरूर आएगा। ये तो 100% श्योर है कि अगर पानीपत का कोई भी टॉपिक उठ के आता है तो वहां पे ये प्रश्न कॉमन है, जरूरी है। क्लियर हो गया भाई? आया समझ में? बढ़िया तरिया। यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं भाई पानीपत के प्रसिद्ध मेले वगैरह या फिर जो मंदिर वगैरह है ना उनके बारे में। क्लियर हो गया? यस सर। प्रसिद्ध मेले। प्रसिद्ध मेले वगैरह भाई। क्लियर हो गया? जो देखो सबसे बड़ा जो अपने एरिया का मेला लगता है या फिर जो सबसे बड़ा अपने यहाँ पे मंदिर वगैरह है, धाम वगैरह है, वो है भाई सीख पाथरी में। कौन सा है भाई? सीख पाथरी में, जो यहीं पे अपने सफेदों के पास ही पड़ता है ये। क्लियर हो गया? यानी कि पानीपत के शुरुआत में ही सफेदों से निकलते ही आता है कौन सा? सीख पाथरी धाम आता है भाई। क्लियर हो गया? जिसको कि माता पाथरी के नाम से जाना जाता है भाई। और वहां पे माता, जिसको हम बैरली माता बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, माता मदन बोल रहा है, उनकी वहां पे पूजा अर्चना की जाती है। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा मेला भी वहीं पे लगता है, सबसे ज्यादा संगत भी वहीं पे आती है। तो कौन सा मेला है भाई सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे? भाई सबसे पहले आता है भाई पाथरी धाम का। किसका आता है भाई? पाथरी धाम का। पाथरी में भाई मेला, जो कि किसके नाम से लगता है? वो लगता है माता पाथरी वाली और माता बैरली भी कह दिया, मदन भी कह दिया। क्लियर हो गया? यानी कि जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसकी सोच हो रही है, जो लोक मान्यता वगैरह है उनके हिसाब से। क्लियर हो गया? बड़ी माता भी कह दे, बैरली भी कह दे। क्लियर हो गया भाई? आ गया भाई समझ में? यस सर। और दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है भाई भादड़ में। कहाँ पे लगता है? भादड़ में। भादड़ में। किसमें लगता है भाई? भादड़ में मेला लगता है। और जो लगता है शिव जी के नाम का। किसका लगता है भाई? शिव जी के नाम शिव का। जी के नाम का लगता है। और वो लगता है शिवरात्रि के दिन। कब लगता है भाई? शिवरात्रि के दिन। क्लियर हो गया भाई? आया बढ़िया तरीका समझ में? यस सर। भाई जो पहला मेला है, सबसे बड़ा मेला है, वो लगता है भाई पाथरी में, जो कि सीख वगैरह की तरफ है, यानी कि अपने सफेदों से निकलने के बाद आता है। दूसरा लगता है भाई शिवरात्रि का मेला, जो कि भादर में लगता है शिव जी के नाम का। क्लियर हो गया? यस सर। तीसरा लगता है भाई कलंदर मजार पे। किस पे लगता है भाई? कलंदर मजार। कलंदर मजार का मेला भाई, ये भी एक मेला है भाई, जो कि मुसलमान के हिसाब से लगता है। जो कि क्या हुआ भाई कि कोई वहां पे सूफी संत वगैरह हुए हैं, जिनके नाम से ये क्या लगता है भाई वहां पे? मेला लगता है। क्लियर हो गया भाई? यस सर। आगे समझ में? यस सर। तो ये याद रखना कि भाई मुसलमानों की जो आस्था वगैरह है वो इनके साथ जुड़ी हुई है, और उस समुदाय की जो चिश्ती समुदाय से संबंध रखता है। किससे? चिश्ती समुदाय से। तो उसका नाम है कलंदर मजार। क्या है भाई? कलंदर नाम है, कलंदर मजार का मेला लगता है भाई। क्लियर हो गया? ये तीन मेले ऐसे मेले हैं भाई जो अपने एरिया में बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। क्लियर हो गया भाई? आ गया भाई समझ में? अगर हम बात करें कि इसमें भाई प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन हुए हैं, क्या हुए हैं? प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति। अच्छा, एक तो नाम ऐसा है जो आपने अभी सुना होगा, उसका नाम है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है भाई? नीरज चोपड़ा। याद रखना जो नीरज चोपड़ा है वो भाई पानीपत के ही है। नीरज चोपड़ा भाई ये एथलीट है। क्या है भाई? ये एथलीट। जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या करा था भाई? गोल्ड पदक जीता था, यानी कि स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि गोल्ड मेडल लेके आए थे ये।
क्लियर हो गया? यस सर। आगे भाई बढ़िया तरीके समझ में। यस सर। फिर एक शब्द आता है जो आता है भाई हिमांशु श्रेणी। क्या आता है भाई? हिमांशु श्रेणी। हिमांशु श्रेणी। श्रेणी भाई क्या आता है भाई? हिमांशु श्रेणी आता है भाई। ये क्या है? ये फिल्म अभिनेता है भाई ये, यानी कि ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं भाई? ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ, यानी कि ये फिल्मों में काम करते हैं भाई। क्लियर हो गया? यस सर। आ गया भाई समझ में? यस सर। फिर एक नाम आता है रोहित कुमार का। क्या आता है भाई? रोहित कुमार। रोहित कुमार का याद रखना। रोहित कुमार जो है ना वो खेलों के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ? खेलों के साथ। रोहित कुमार। और ये खेलते हैं भाई कबड्डी। क्लियर हो गया? यस सर। भाई नीरज चोपड़ा है वो एथलीट है भाई। नीरज चोपड़ा फेमस हुए हैं जेवलिन थ्रो के कारण, क्योंकि उन्होंने भाई भारत के लिए गोल्ड पदक जीता था। उसके बाद आता है हिमांशु श्रेणी की भाई जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी कि फिल्म लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है भाई रोहित कुमार जो कि क्या करते हैं? जो कि कबड्डी वगैरह खेलते हैं। उसके बाद एक नाम आता है राजेंद्र गुप्ता का। कौन सा नाम आता है भाई? राजेंद्र गुप्ता। ये आता है राजेंद्र गुप्ता। ये भी भाई फिल्मों के साथ भी जुड़े हुए हैं ये, और प्लस में ये टीवी शो वगैरह भी करते हैं। क्लियर हो गया? एक तो ये फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा ये क्या करते हैं? टीवी वगैरह के ऊपर शो करते हैं, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं? ये टीवी कलाकार है भाई। क्या है? टीवी कलाकार। और एक पांचवा लास्ट नाम आता है भाई यहाँ पे अहमद। क्या नाम आता है? अहमद ख्वाजा अब्बास। क्या आता है? अहमद ख्वाजा अब्बास। अब्बास नाम आता है भाई एक अब्बास, जो कि क्या है? ये फिल्म निर्देशक है। क्या है ये? फिल्म निर्देशक। इसको बोलते हैं फिल्मी लाइन में डायरेक्टर है भाई। क्लियर हो गया? यस सर। एक आता है फिल्म लाइन में हीरो, एक होता है डायरेक्टर। हीरो का मतलब होता है उस फिल्म को जो उसने वहां पे वीडियो बनानी है उसको क्या करना? रोल करना, उसको बनाना, उसमें भाई अपनी एक्टिविटी देना, अपनी एडिटिंग देना। और एक निर्देशक जो होता है या फिर डायरेक्टर जो होता है उसका मतलब होता है उसने उस फिल्म की स्टोरी सोच रखी है जो उसको बनानी है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फिल्म में काम करने वाला बंदा, और दूसरा का क्या है? उस फिल्म का भाई मालिक। क्लियर हो गया? तो डायरेक्टर का मतलब होता है उसमें जो उसका भाई मालिक होता है फिल्मी लाइन का, वो नाम आएगा। क्लियर हो गया भाई? यस सर। समझ में आ गया बढ़िया तरीका? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद लास्ट हम पॉइंट करते हैं यहाँ पे भाई प्रसिद्ध जो स्थल वगैरह हुए, प्रसिद्ध स्थल वगैरह, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है भाई उनके बारे में। यानी कि जो क्या है? प्रसिद्ध स्थल है और महत्वपूर्ण बिंदु है। क्लियर हो गया भाई? प्रसिद्ध स्थल यानी कि अगर भाई किसी को पानीपत वगैरह की तरफ आना हो तो उसको किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ घूमने फिरने की अच्छी जगह मिलेगी, क्या चीजें हैं जो पानीपत में देखने लायक है, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं हम प्रसिद्ध स्थल। एक नाम आता है भाई सबसे पहले काबुली बाग। क्या आता है भाई? काबुली बाग। काबुली बाग। काबुली बाग। अच्छा, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ था, एक तरीके से पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें किसकी जीत हुई थी? उसमें जीत हुई थी भाई बाबर की। और बाबर ने काबुली बाग का निर्माण करवाया था कि भाई मैं जीतते हूँ पानीपत में, तो निशानी यानी कि जीतने की भाई खुशी या फिर निशानी कि भाई मैंने पानीपत में प्रथम विश्व युद्ध या पानीपत का पहला युद्ध क्या गया था? जीत लिया था। इसलिए भाई मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे एक निर्माण कर दो काबुली बाग का। क्लियर हो गया भाई? यस सर। घूमने फिरने की अच्छी जगह है, बहुत सारी चीजें देखने वगैरह की भी है। क्लियर हो गया भाई? यस सर। एक नाम आता है भाई काला आम। क्या आता है भाई? काला आम। काला आम बोलते हैं या फिर काला आम बोल दो भाई, ये भी पानीपत में ही है भाई। अब इसमें क्या हुआ है भाई, जो तीसरा विश्व युद्ध हुआ था ना भाई, तो यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया भाई? वॉर ऑफ हीरोज, यानी कि वॉर ऑफ हीरोज, यानी कि जो यहाँ पे युद्ध वगैरह हुआ है, लड़ाई वगैरह हुई है, उसके हीरोज। वॉर का मतलब क्या होता है भाई? लड़ाई झगड़े होता है ना, तो लड़ाई के हीरोज जो हुए हैं उनकी याद में एक तो मेमोरियल हॉल वगैरह बना रखा है भाई, और प्लस में देखने वगैरह के लिए क्या बना रखा है? संग्रहालय बना रखा है। क्लियर हो गया? yes, काला आम में आपको क्या मिलेगा भाई? काला आम में आपको एक तो संग्रहालय मिलेगा। संग्रहालय का मतलब क्या होता है? जहां पे हम
पुरानी विरासत वगैरह की चीजों को संग्रह करके रखते हैं। एक तो वो है भाई काला नाम में, और दूसरा क्या बना रखा है वहां पे, वॉर ऑफ हीरोज के नाम से एक मेमोरियल बना रखा है भाई, यानी कि एक घूमने फिरने की जगह है, एक देखने की अच्छी जगह है जहां पे अगर आपको जाना हो तो। क्लियर हो या? यस सर। उसके बाद एक आता है भाई सालारगंज का गेट। क्या आता है भाई? सालारगंज का गेट। सालारगंज का गेट। गेट, ये भी भाई देखने की अच्छी जगह है। ये याद रखना, यहाँ पे अगर आपको देखने की कोई चीज है ना इस गेट के ऊपर, वो है भाई प्राचीन निर्माण शिल्प या निर्माण कृति, कि भाई प्राचीन टाइम पे किस हिसाब का निर्माण करा गया है कि इसको एक गेट बना रखा है। क्लियर हो गया? यस सर। और इसको बनाया था नवाब सलारगंज के नाम पर, यानी कि कोई भाई ऐसा मुगल समुदाय के कोई व्यक्ति हुए हैं नवाब सलारगंज, उनके नाम से भाई इस गेट का नाम रखा गया था। क्लियर हो गया भाई? यस सर। और ये एक बहुत ही भाई अच्छी जगह है, एक अच्छा पॉइंट है ये देखने का कि भाई पुराने टाइम पे किस हिसाब से हम कलाकृति करते थे, या पुराने टाइम पे हम किस हिसाब से चीजों को बनाते थे, वो चीज देखने के लिए है भाई सलारगंज गेट। क्लियर हो गया भाई? यस सर। एक आता है भाई सिद्ध शिव शनिधाम, यानी कि शनिदेव का मंदिर है जहां पे शिव जी और शनिदेव की पूजा होती है। वो भी बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है देखने के लिए, और उसको हम दादा पोता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई हम? दादा पोता मंदिर। दादा पोता मंदिर के नाम से भी हम उसको जानते हैं भाई, ये याद रखना, दादा पोता मंदिर। और जो किसके नाम से फेमस है भाई? सिद्ध शिव शनिधाम के नाम से, यानी कि उसको शिव जी और शनिदेव का मंदिर बनाया गया है भाई, लेकिन उसको वहां पे लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? दादा पोता मंदिर। दादा पोता मंदिर। अच्छा, दूसरा है भाई इब्राहिम लोदी की कब्र। क्या है? इब्राहिम लोदी की कब्र। इब्राहिम लोदी की कब्र। कब्र। अच्छा, जैसे ही हिंदू धर्म में मुर्दों को जलाया जाता है, वैसे ही मुगल धर्म में जो उनकी डेथ हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम कब्र। क्लियर हो गया? यस सर। अब आपको पता ही है कि भाई प्रथम युद्ध जो बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, यानी कि डेथ हो गई थी, और जैसे ही उसकी डेथ वगैरह हुई थी ना भाई, तो उसको वहीं पे दफना दिया गया था। जहां पे उसकी डेथ हुई थी उसको उसी जगह पे वहीं पे मिट्टी दे दी, दफना दिया, वो जमीन में भाई गाड़ दिया उनके हिसाब से। तो आज वहां पे क्या बना रखा है? उस इब्राहिम लोदी की कब्र बना रखी है, यानी कि उसके नाम से फेमस है इब्राहिम लोदी की कब्र। क्लियर हो गया? यस ये सर। भी एक प्रसिद्ध स्थल है। दूसरा आता है भाई जामा मस्जिद। क्या आता है भाई? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। मस्जिद। ये याद रखना भाई कि पानीपत में अपने एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है भाई, यानी कि जैसे हमारे धर्म में मंदिर होते हैं, वैसे मुगल धर्मों में क्या होता है भाई? मस्जिद वगैरह होते हैं। सिख धर्म में गुरुद्वारे होते हैं। क्लियर हो गया? तो याद रखना सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो पानीपत में है भाई, अपने एरिया की। क्लियर हो गया भाई? यस सर। एक स्काई लार्क भी आता है भाई। क्या आता है? स्काई लार्क, जो कि एक टूरिज्म प्लेस है और जिसको हरियाणा टूरिज्म विभाग खुद संभालता है भाई। क्लियर हो गया? यस सर। एक आता है भाई देवी तालाब शिव मंदिर। क्या आता है? मेन पॉइंट है भाई ये देवी तालाब शिव मंदिर। क्या है? देवी तालाब शिव मंदिर। देवी तालाब शिव मंदिर। शिव मंदिर। देवी तालाब शिव मंदिर। अच्छा, जो ये मराठा सरदार था भाई, यानी कि मराठों का जो लीडर था सदाशिव राव, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए ये फेमस है। क्लियर हो गया? यस सर। जब वो पानीपत की तरफ थे तो उनको भाई वहां पे एक देवी की मूर्ति मिली थी भाई। किसकी? देवी की एक मूर्ति मिली थी, इसलिए उस मूर्ति को देख के उसने वहां पे क्या कर दिया था? मंदिर का निर्माण कर दिया था, इसलिए वहां पे बना दिया देवी तालाब शिव मंदिर, क्योंकि वो तालाब के किनारे मिली थी। किसकी मूर्ति? देवी की। और उसके साथ शिव जी वगैरह की मूर्ति भी वहां पे रखी हुई है, और प्लस में नंदी वगैरह और शिवलिंग वगैरह भी वहां पे रखे हुए हैं। क्लियर हो गया भाई? यस सर। आगे समझ में बढ़िया दरिया। यस सर। और इतना ही नहीं भाई, अपने जो हरियाणा का अमोनियम प्लांट है, क्या है? अमोनियम प्लांट है, वो भी पानीपत में है। क्या है? अमोनियम प्लांट है। और देश का जो पहला कृत्रिम रबड़ कारखाना लगाया या फैक्ट्री लगाई या संयंत्र लगाया, वो भी कहां पे लगा हुआ है? पानीपत में। ये भी याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न में जरूर आएंगे भाई। क्या क्या बताया मैंने? अभी 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या बताया? पहला पॉइंट ये बताया कि भाई जो अमोनियम प्लांट लगा हुआ है वो भी पानीपत के अंदर है, और दूसरा रबड़ का कारखाना यानी कि रबड़ का संयंत्र भी कहां पे लगा हुआ है? पानीपत में। पानीपत में लगा हुआ है।
और जो हरियाणा का पहला गुरुकुल है, क्या है भाई? हरियाणा का पहला गुरुकुल जो खोला गया था, वो भी कहां पे खोला गया था? वो भी पानीपत में ही खोला गया था। और कौन से गांव में? डिकाडला गांव में भाई। क्लियर? एक विलेज का नाम है डिकाडला, जहां पे पहला गुरुकुल खोला गया था। क्लियर हो गया? और ये पूरे हरियाणा का पहला गुरुकुल है। क्लियर हो गया भाई? यस सर। एक आता है मिशन इंद्रधनुष। क्या आता है? मिशन इंद्रधनुष। उसमें क्या होता है, बच्चों को खाने पीने वगैरह के लिए, और प्लस में भाई यानी कि उनके स्वास्थ्य के लिए, और प्लस में उनके दवाई वगैरह के लिए वहां पे एक क्या बनाया गया? एक मिशन बनाया गया है। और जिसके मिशन की शुरुआत 2015 में कहां से हुई थी भाई? पानीपत में ही हुई थी। क्लियर हो गया? कौन सा मिशन है? मिशन इंद्रधनुष है भाई, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य वगैरह से रिलेटेड, उनके रोग वगैरह से रिलेटेड जो इस तरह की चीजें होती है, इस तरह की एक्टिविटीज होती है, और उसको बनाया गया था, यानी कि उसको भाई मिशन को लागू किया गया था 2015 में। कब? 2015 में। और इसको लागू किया था किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। क्लियर हो गया भाई? यस सर। देखो प्रमुख खनिज जो भाई यहाँ पे ये भी मिलते हैं, क्या मिलते हैं? प्रमुख खनिज ये भी भाई पानीपत की तरफ ही मिलते हैं सबसे ज्यादा भाई, ये याद रखना। उसके बाद अगर पानी की हम कैपेसिटी की बात करें तो यमुना नदी भाई पानीपत के साथ में ही बहती है, यानी कि उसकी सीमा के ही है पानीपत की भाई। तो याद रखना पानी की जो आपूर्ति है ना, वो भाई यमुना नदी से हो जाती है। किसकी? पानीपत की। क्लियर होगा? बढ़िया तरिया। क्लियर हो गया? क्या बात, बीच में हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। यस सर। क्लियर हो गया नहीं? यस सर। देखो पुराने टाइम पे पता होगा आपको, आज से 2-4 साल पहले की भाई पराली नहीं जलानी। जैसे अभी जीरी का सीजन आता है ना, उसमें हम क्या कर देते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे भाई वायु प्रदूषण वगैरह के भाई खतरे हो रहे हैं, प्लस में भाई भूमि का प्रदूषण हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या कर दिया कि भाई हम पराली का यूज करेंगे। क्लियर होगा? तो पूरे हरियाणा का जो पहला इथेनॉल सेंटर बनाया गया वो पानीपत में ही है। उसे क्या होता है, पराली से एथेनॉल बनाया जाता है। यानी कि जो पराली आपने देखा होगा ना, उसको काट के गद्दे से बना के रख देते हैं अलग से, तो उनसे अब क्या हो रहा है भाई, एथेनॉल बनाया जा रहा है, जिसका प्लांट कहाँ पे है? पानीपत में। पानीपत में है। अगर हम बात करें हरियाणा में जो सबसे कम वन क्षेत्र है, सबसे कम वन जिसमें है वो है फतेहाबाद। क्या है? फतेहाबाद। और दूसरे नंबर पे आता है पानीपत। पानीपत में भी बहुत ही कम पेड़ पौधे हैं, ये याद रखना, यानी कि वन बहुत कम है। क्लियर है? यस सर। और सबसे ज्यादा गुलाब के फूल का, किसका? गुलाब के फूल का। गुलाब का फूल याद रखना, सबसे ज्यादा जो गुलाब के फूल बनाता है ना, यानी कि उसका उत्पादन करता है सर्वाधिक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गुलाब के फूल कहां से बनते हैं? पानीपत में होता है उसका उत्पादन। क्लियर हो गया? यस सर। आगे भाई समझ में? यस सर। बढ़िया तरिया। यस सर। और शिवाजी स्टेडियम, एक शब्द आता है भाई, लास्ट शब्द हमारा शिवाजी स्टेडियम। क्या आता है? शिवाजी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम भी भाई पानीपत में ही बनाया गया है। एक अच्छा खासा स्टेडियम है, बहुत हाई लेवल पे स्टेडियम को बनाया गया है। तो इस तरह से ये बहुत सारी घूमने फिरने की जगह है जो पानीपत में है, प्लस में मेन पॉइंट भी है। और दूसरी चीज क्या है भाई, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो पानीपत की ये हमने बिजली का उद्योग लगा रखा है, यानी कि हमने थर्मल प्लांट लगा रखा है, वो कितनी बिजली उत्पादन करता है, तो 1400 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। यानी कि कौन है? पानीपत का थर्मल प्लांट। क्लियर होया? यस सर। आगे भी बढ़िया तरीके से समझ में? यस सर। तो ये था पानीपत का पॉइंट भाई। अगली जैसे ही वीडियो आप बनाएंगे उसमें हम एक नया डिस्ट्रिक्ट दोबारा उठाएंगे, उसके ऊपर हम दोबारा वीडियो तैयार करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। और इस वीडियो में भाई जो भी आपके डाउट वगैरह रहेंगे कमेंट कर देना, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वे सारे डाउट मैं अगली उस वीडियो में कवर कर दूंगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो जय श्री राम। जय श्री राम भाई सारे।